Hello everyone, welcome back to Blueprint Digital. How are you people? I hope you people are absolutely fine. My name is Karunpriya, your English host, and today I am going to teach you another topic of our first flight book, that is the ball poem. Before beginning, like every video, I would tell you two things to do. One, you have to subscribe to our channel. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वो वहां पे एक रेड कलर में आपके पास लिखा आ रहा होगा सब्सक्राइब, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, उस पर टैप करें और साथ ही में उसके साथ एक बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें। ठीक, दूसरी चीज कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आपका भी you will also be benefited and we'll also be benefited. And second thing which is important, और वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठे आप नोटबुक और पेन या पेंसिल के साथ जरूर बैठे, बिकॉज whatever we learn here must be there in your notebook. Whatever you learn here must be there in your notebook. ठीक है? So that you can revise it later on. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the ball poem, which has been written by John Berryman, tells us about a very important life lesson. बहुत important life lesson है जो छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक, एक एक्सपीरियंस पर्सन तक को पता होना चाहिए और पता भी होता है। समय के साथ सबको पता चल जाता है, बट ये चीज अगर हम अभी सीख ले तो वो है कि अगर कभी भी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि कुछ चीजें हमारे इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड होती हैं, हमसे बहुत ज्यादा अटैच्ड होती हैं, और जब वो चीजें हमसे दूर जाती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। कभी कभार इतना दुख होता है कि हम मूव ऑन भी नहीं कर पाते हैं। बट पोएट एक छोटे से एग्जाम्पल बॉल को लेकर हमें ये ही समझाना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में क्या जरूरी है, अपने आप को स्टेबल करना। ठीक है, बाकी हम सेंट्रल थीम के थ्रू समझते हैं। सेंट्रल आइडिया और मैसेज दोनों ही आपके आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Central idea. Through the example of a lost ball, the poet tries to aware us with the truth of life. एक जिंदगी के सच के साथ हमें रूबरू कराना चाहते हैं पोएट, और वो क्या सच है वो अवेयर कराना चाहते हैं कि लाइफ में हर चीज ट्रांसिएंट है। ट्रांसिएंट का मतलब है शॉर्ट लिव्ड, जिसकी लाइफ क्या होती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। हमारी लाइफ भी शॉर्ट है। We are also transient. We are not eternal. We are not immortal. हम सब mortals हैं। Why? Because we have taken birth. We'll have to experience death also. हमारी beginning हुई है तो हमारी ending भी है। ठीक है? Next, gaining and losing of things, whether living or non-living, is a part and parcel of life. जिंदगी में चीजों को अचीव करना और फिर चीजों को कुछ को हम अचीव करते हैं तो कुछ चीजों को हम खो देते हैं। कोई नई चीज मिलती है तो पुरानी चीज से हमें अलविदा कहना पड़ता है। We have to say it goodbye. Similarly, everything happens in our life. All throughout our life, these things happens with us. What things? That if you are achieving one thing, if you are gaining one thing, we'll have to lose the other thing. Next, one should fulfill his responsibilities religiously. जब तक कोई चीज हमारे पास है तो वो किसी पर्पस के लिए है, और वो पर्पस जो भी है हमें अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से फुलफिल करना चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस चीज का हमारे पास होना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम किस तरीके से उसको संभालते हैं, वरना जो चीज हमारे पास थोड़े टाइम तक रहेगी वो थोड़े टाइम तक भी ना रह के जल्दी हमसे दूर चली जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मैसेज की तरफ। मैसेज मीन्स हम क्या सीखते हैं इस पोएम से। ठीक है, so whatever we achieve in our life will be lost one day, may it be with the passage of time or with newer experiences. हम अपनी लाइफ में जो भी चीज अचीव करते हैं किसी भी दिन कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो चीज हमसे दूर हो जाए। हो सकता है वो लिविंग पर्सन हो, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे अपने भी हमसे दूर हो जाते हैं। हो सकता है हमारे रिलेशंस ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाते, और समटाइम इट हैपेंस दैट द डिमाइस ऑफ द पर्सन लीव्स अस विद एन अनरिकवरेबल लॉस। अनरिकवरेबल लॉस का मतलब ऐसा लॉस जिसकी हम भरपाई भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसी तरीके से हमें ये बताया गया है कि कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में चला ही जाता है। हो सकता है समय के साथ चला जाए, हो सकता है
नए एक्सपीरियंस के साथ चला जाए, हो सकता है एज के साथ चला जाए। हमारा बचपन हम सबको लगता है कि बहुत अच्छा था, ठीक है, तो वो बचपन अब हम बड़े हो चुके हैं तो वो बचपन हमें कभी नहीं मिलेगा। तो बेटर क्या है कि आज जो है हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको हमें फुलफिल भी करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है लाइफ ऑफ मटेरियल थिंग्स एंड लाइफ इज शॉर्ट। जो हमारी लाइफ में मटेरियल थिंग्स है, मटेरियल थिंग्स मतलब वो चीजें जिनकी जिंदगी शॉर्ट है, जो हमें सिर्फ बस थोड़े टाइम की ही खुशी दे पाते हैं, ठीक है। सो जो मटेरियल थिंग्स है, हमारा सेलफोन, हमारा घर, हमारा पैसा, ये सब रिलेशंस, ऑल दीज आर मटेरियल थिंग्स, ठीक है। व्हाट इज परमानेंट इज आवर कैरेक्टर एंड आवर नेचर, ठीक। तो लाइफ में जितनी भी मटेरियल थिंग्स हमें मिल रही हैं वो बहुत बहुत क्या है, उनकी जिंदगी बहुत शॉर्ट है, तो हमें उनके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज एक चीज आई है तो वो कोई दूसरी चीज जा रही है, और परसों ये जो चीज हमें मिली थी ये चली जाएगी और कोई नई चीज हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये चलता रहता है लाइफ में, तो हमें दुख नहीं मनाना होता पुरानी चीजों के साथ, ठीक है। बस क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए चेंज को। वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट द चेंज। We must learn to accept the change. One should learn to balance and stable emotions in the time of adversities. Adversities का मतलब है बुरे टाइम, ठीक है। और when we experience any kind of loss in life. तीसरी चीज हमें ये समझाई गई है कि हमें अपने इमोशंस को स्टेबल करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और उस पर्सन के जाने पर फिर हम बहुत ज्यादा रोते हैं कि हम अपने प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। उस पर्सन का जाना हमारी लाइफ में पास्ट हो चुका है, ठीक है, इमोशंस अटैच्ड है, पर ज्यादा लंबे टाइम तक हमें उस चीज को, ठीक है, दुख उस चीज का नहीं मनाना चाहिए, ठीक। क्योंकि एडवर्सिटीज और लॉस हमारी लाइफ में आएंगे ही आएंगे टू टीच अस न्यू थिंग्स, टू मेक अस बेटर फॉर द लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड सेंट्रल आइडिया इन द मैसेज ऑफ द पोएम। नाउ लेट अस स्विच ऑन टू द पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा 1। Stanza 1 says, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. ठीक है। So basically ये पोएम जो है अब स्टार्ट की गई है एक जर्नी के साथ, जहां पर बॉल जो है लुढ़कती लुढ़कती पानी में चली जाती है, ठीक है। पहली चीज, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। दिस पोएम इज अ फ्री वर्ड्स। ये फ्री वर्ड्स पोएम है, फ्री स्टाइल में लिखी गई है। व्हाट इज द बॉय नाउ, यहाँ पे व्हाट से बोला जा रहा है कि कौन है वो बच्चा और उसका मेंटल फेस क्या है, कहाँ है वो बच्चा, ठीक है। यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या से नहीं है, यहाँ पे व्हाट का मतलब है बच्चे के मूड से। वेयर इज ही, पहली चीज कि वो कहाँ पे है, ठीक है। एंड व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय, तो यहाँ पे दूसरी चीज, एक चीज तो है कि बच्चा कहाँ है, दूसरी चीज ये बताई गई है कि उस बच्चे का इमोशनल स्टेट क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसकी इमोशनल स्टेट की बिगिनिंग हो चुकी है। इमोशनल स्टेट जहाँ पे वो थॉट्स में चला जाएगा, ही विल बी इन थॉट्स विद द एंड द ग्रीफ ऑफ द लॉस ऑफ द बॉय। So what is the boy now who has lost the boy? वो बच्चा कहाँ है, क्या हुआ है उस बच्चे को जिसने अभी अभी अपनी बॉल खोई है। What is he to do? अब वो क्या करेगा? I saw it go, क्योंकि वो अभी ये सोचते हैं कि बच्चा ये सोच रहा है कि वो क्या करेगा क्योंकि उसकी बॉल तो चली गई है। पोएट कहता है कि मैंने दूर खड़े रहकर, he was standing far, और उसने उस चीज को होते हुए देखा कि उसके हाथ से बॉल छूटी। वो बहुत खुशी से खेल रहा था, पर वो बाउंस करती करती खुशी के साथ, टाइम के साथ, यहाँ पे जो मेरिली बाउंसिंग लिखा है, इट इज पास्ट विद पैसेज ऑफ टाइम है, पास्ट विद पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि जो हमारा हैप्पी टाइम होता है वो हमारा हंसते हंसते कब बीत जाता है हमें नहीं पता चलता। सो पास्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या है, बाउंस करते करते, स्लोली मूव करते करते गली से होते हुए वो कहाँ चली गई है, पानी में। और उसे पानी में क्यों जाने को बोला गया है, क्योंकि एक बड़ी सी जगह में जब वो पानी में जाएगी तो वहां से निकाल के लाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। मेरिली ओवर इट, और पूरी स्पीड से जाती रही और फिर वो कहाँ चली जाती है, पानी के अंदर चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे बॉल को जो बताया गया है, बॉल यहाँ पे एक सिंबल है। सिंबल किस चीज का है, वो इनोसेंट चाइल्डहुड का। हम खेलते खेलते कब बड़े हो जाते हैं हमें
पता ही नहीं चलता, और वो चीज जब चली जाती है तब सोचते हैं कि हम तो बड़े हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे इनोसेंट चाइल्डहुड की बात की गई है। सेकेंड थिंग इज स्वीट मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। हमारी जो ये मेमोरी बाउंसिंग बताया गया है, ये बताया कि हम हंसते हंसते टाइम को कैसे गुजार देते हैं नहीं पता चलता, और साथ में पीछे जब हमारे पास कुछ बचता है तो वो क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ हमारी मेमोरीज, हमारी चाइल्डहुड की मेमोरीज ही होती हैं जिनको सोचकर हम याद करते हैं कि वो टाइम चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत जल्दी से पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। एनाफोरा होता है किसी वर्ड का रिपीटेशन 2 या 2 से ज्यादा लाइन में पर लाइन के सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे बॉट और बॉट, यहाँ पे बॉट और बॉट दोनों बार पहले आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, एनाफोरा। ठीक है, नेक्स्ट इज एजोनेंस। एजोनेंस इज रिपीटेशन ऑफ एनी वोवल साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, बॉय में ओ, नाउ में ओ, हु में ओ, फिर लॉस्ट में ओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आया है, एजोनेंस। फिर आते हैं हम रेपिटेशन पे। रेपिटेशन यहाँ पे किसी भी बात को स्ट्रेस देने के लिए किया जाता है ताकि उसका एम्फेसिस ज्यादा हो। किसी भी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए लिखा जाता है कि ताकि उसका एम्फेसिस ज्यादा हो। तो वॉट में यहाँ पे रिपीटेशन है। उसके बाद आते हैं हम सिंबोलिज्म में। मैंने आपको बताया यहाँ पे बॉल का जो यूज किया गया है, कमी बॉल, येली बॉल। ठीक है, तो बॉल का जो यूज किया गया वो सिंबोलिज्म के तरीके से किया गया है, और उसका सिंबल क्या है, हमारा इनोसेंट चाइल्डहुड जो हमसे दूर चला गया है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स अस मूव ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ, बट बिफोर यू मस्ट नोट डाउन एवरीथिंग। पॉज करो वीडियो को, लिखो सब कुछ, और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टैंजा। सो इस स्टैंजा में पोएट जो है आगे आता है इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए, बॉय के इमोशन को एक्सप्रेस करते हुए कि वो क्या फील करता है जब उसकी बॉल पानी में चली जाती है। नो यूज टू से ओ अदर, ओ देयर आर अदर बॉल्स, एंड अल्टीमेट shaking grief fixed the boy as he stands rigid, trembling, staring down. All his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude him. A dime, another ball is worthless. So here, the poet wants to explain कि उसने जब बॉय को दूर से खड़े होकर देखा तो क्या देखा, नो यूज टू से, वो क्या कहता है, उसे ये चीज भी नहीं बोल सकते कि कोई यूज नहीं है, उसे ये चीज कहने का फायदा नहीं है कि हम उसको कहते हैं देयर आर अदर बॉल्स। क्यों, बिकॉज दिस चेंज इज माइनर फॉर अस, क्योंकि ये चेंज हमारे लिए छोटा है बट उस बच्चे के लिए बहुत वैल्यूएबल है। व्हाई, क्योंकि उसके इमोशंस अटैच्ड हैं उस बॉल से। अब यहाँ पे बॉल क्या है, उस एक्सपीरियंस से, हमारे भी बहुत इमोशंस अटैच हैं हमारे बचपन से, सिमिलरली उस बॉय के बहुत इमोशंस अटैच्ड हैं उस बॉल के साथ। सो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, ओ देयर आर अदर बॉल्स, और भी बॉल्स हैं, दूसरी ले लेना। ये चीज उस बच्चे को नहीं समझाई जा सकती। क्यों नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि भले ही हमारे लिए वो चीज छोटी सी है, एक चीज खो गई तो दूसरी कोई बात नहीं ले आना, बट उस बच्चे के लिए वो लॉस जो है छोटा नहीं है, उस बच्चे के लिए वो लॉस बड़ा है। क्यों है, वैल्यूएबल लॉस है उसके लिए। क्यों, क्योंकि जो इमोशंस उस बच्चे के उस बॉल के साथ अटैच है वो दूसरी बॉल से उसे वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। बिकॉज द लॉस इज माइनर फॉर अस बट नॉट फॉर द बॉय। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय। और यहाँ पे पोएट कहते हैं कि एक फाइनली, मतलब बॉय के अंदर क्या होती है, एक एक्सपीरियंस करता है वो पेन को, ग्रीफ को, दुख को और अपने दर्द को वो एक्सपीरियंस करता है यहाँ पे, जिससे क्या बताया गया है कि वो शिवर करता है, वो उदास हो जाता है, बहुत ज्यादा ग्लूमी हो जाता है। वो क्या हो जाता है, ग्लूमी हो जाता है, बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, जो बच्चे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। बॉल का खो जाना उस बच्चे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, क्योंकि वहां पे वो स्टिल खड़ा हो जाता है, बिल्कुल स्टिल। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग स्टिल देयर, शॉक्ड, ही इज स्टिल एंड शॉक्ड। ठीक है, वो स्टिल खड़ा रहता है, शॉक्ड खड़ा रहता है। व्हाई, बिकॉज ही इज इन पेन। वो देख रहा है, स्टेयरिंग डाउन, बॉल को देख रहा है कि कैसे उसके हाथों से वो बॉल चली गई और हार्बर के अंदर स्लिप कर जाती है। ऑल हिज यंग डेज, और फिर उसे वो सारे चाइल्डहुड की मेमोरीज उसको याद आती हैं कि किस तरीके से वो चाइल्डहुड मेमोरीज उसकी इतनी स्वीट थी और आज अचानक से
स्वीप हो गई हैं, चली गई हैं, ठीक है। इनटू दी हार्बर, हार्बर क्या होता है आपको पता है कि जहां पे शिप्स आकर खड़ी होती हैं, जिसे हम डॉकयार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पे शिप्स आकर खड़ी होती है वहां पे पानी तो बहुत सारा होता है, इतना सारा होता है कि मैं मशीन लेके भी जाऊं तो शायद ना आसानी से मिले, क्योंकि वो उसकी डेप्थ तक चली जाएगी शायद बॉल, ठीक है। तो वहां पर जाकर बॉल लाना तो आसान काम नहीं है। तो हार्बर में क्या है, हार्बर में वो बॉल चली गई है, वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड हिम। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, इंट्रूड मतलब बीच में दखल देना या बीच में आके कुछ बोलना। सो टू एंटर इनटू अनदर पर्सन्स सिचुएशन, वो उसकी सिचुएशन में नहीं जाना चाहता, वो उससे कुछ अभी कहना नहीं चाहता। क्यों क्यों अभी बताऊंगी, ये भी एक क्वेश्चन है। व्हाई, व्हाट डज द पोएट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन, और व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस लाइन, ये क्वेश्चन है। अ डाइंग अनदर बॉल इज वर्थलेस, उसको वो ये चीज जाके नहीं समझाना चाहता क्या कि पैसे ले लो, थोड़े से पैसे की तो बात है, डाइंग होता है 10 सेंट्स, छोटी करेंसी है, कॉइन्स की टर्म्स में है कि 10 सेंट्स जितना है उस बॉल का वैल्यू, आप दूसरे पैसे ले लो, आप और पैसे ले लो और बॉल ले आना, ये चीज उसको नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि उन बॉल्स का, जो नई बॉल्स आएंगी उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी उस बॉय के लिए। व्हाई? बिकॉज दैट बॉय वाज डीपली अटैच्ड, इमोशनली अटैच्ड विद द बॉल ही हैज लॉस्ट, ठीक है। अब ये वाली लाइन की एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, ये क्यों लिखा है पोएट ने? पोएट दो बातें बताना चाहता है। वो क्या चाह रहा था? पहली चीज कि बॉय को खुद से समझ में आए कि लॉस है क्या, ठीक है, वो खुद से समझे कि ये चीज पहली बार हुई है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम बॉय हैज लॉस्ट समथिंग, तो उसे फर्स्ट टाइम बहुत दुख हो रहा है। एंड विद दिस फर्स्ट एक्सपीरियंस ओनली द पोएट वांट्स टू let the boy learn himself the meaning of loss, ठीक है। The poet himself, the poet wants the boy to learn himself the pain of the reality of loss। देख लेते हैं इस लाइन को। The poet wants the boy to learn himself the reality of loss, कि loss है क्या, ठीक है। Next thing is the poet wants the boy to accept the loss also, ठीक है। उसे ये चीज पता चले कि लॉस है क्या, ऐसी चीज जो हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। दूसरी चीज वो उसको ये भी सिखाना चाहता है कि बॉय खुद सीखे क्या, कि जो लॉस हुआ है वो अब हो चुका है और मुझे वो एक्सेप्ट करना है, मुझे वो स्वीकार करना है कि अब हो गया और उस चीज को मैं नहीं बदल सकता, ठीक है। wants a boy to accept the loss. Why he wants this? Because it is the first experience of the boy over the loss of something which is very valuable to him, ठीक है। सो इस पोएम में बस रिपीटेशन पार्ट, जो पोएटिक डिवाइस है वो बस ये है कि इसमें रिपीटेशन हुआ है बॉल वर्ड का बहुत बार। I hope you understood everything. I want you to, I'm coming aside, I want you people to pause the video and write everything it is written here. And कुछ मिस हो गई है कोई लाइन आपकी तो आप पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, वो सुनिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और फिर हम बढ़ते हैं थर्ड स्टांजा की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टांजा 3। नाउ, मैंने नाउ के पीछे 3 डॉट्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि एक लाइन पहले कंटिन्यू थी। Now he senses his first responsibility. In a world of possessions, people will take balls, balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back, money is external. So here the poet suggests and advises the boy to do one thing, that is he must learn to accept the change. Why? Because things will go, but what will always stay is our emotions and our memories we have attached with that thing, ठीक है। वो चीज हमसे चली जाएगी बट सिर्फ हमारे साथ क्या रहता है, उस चीज की मेमोरी, ठीक है। दूसरी चीज हमें इस चीज से ये पता चलती है, इस
पैराग्राफ से ये सजेस्ट होता है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमको उसे प्रेजेंट में रहकर पूरा करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि वो चीजें अनडन रह जाती हैं, अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया वाली बात होती है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट ही शुड नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन। क्या चीज कब करनी है, क्यों? क्योंकि लॉस जो होते हैं कभी बदले नहीं जा सकते, जो लॉस हो गया उसको रिकवर नहीं कर सकते, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अनडन रह गई वो भी नहीं रह सकती। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है दैट ही शुड टेक केयर ऑफ possessions of his possessions till they are with him, till they are with him। जितनी चीजें उसके पास हैं, ठीक है, उनकी तब तक ध्यान रखे जब तक वो उसके पास हैं, जब तक उनका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उस पर्सन की। ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मतलब जहां पे सब लोग चीजों को क्या बनाने में लगे होते हैं, मेरा बन जाए, मेरा बन जाए। ठीक है, ये चीज भी मेरे पास हो, वो चीज भी मेरे पास हो, सब चीजें मेरे पास हो, और फिर वो उन चीजों से दूर भी नहीं जाना चाहता, पर ऐसा नहीं होता है। तो पोजेशन मतलब ओनरशिप। ठीक है, जहाँ पे सब क्या चाह रहे हैं कि चीजें, सारी चीजें वो ले ले और वो चीज उससे दूर हो ही ना। पीपल विल टेक बॉल्स, पीपल विल टेक बॉल्स मीन्स यहाँ पे ये लाइन का मतलब है पीपल विल फोर्स हिम टू ग्रो अप, वो उसका बचपन उससे ले लेंगे। क्यों? आपको 6 में आके बोल दिया जाता है बच्चे अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको अपना काम खुद करना चाहिए, आपको अपना होमवर्क की ड्यूटी खुद पता होनी चाहिए, आपको अपना टाइम टेबल खुद लगाना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी सारी स्कूल से एटलीस्ट रिलेटेड काम आपको पता होना चाहिए। फिर जब आपको 10th में बोला जाता है, तो 10th में 11th में आते हो, तो अब आप बड़े हो गए हो, आप समझदारी की बात करो, क्या बचपना लगाया हुआ है, ऐसे करके हमें पेरेंट्स बोलते हैं। तो वो क्या है, वो ही हमें फोर्स कर रहे हैं बड़ा बनने के लिए, और क्या करते हैं, हमारा धीरे धीरे ऐसे करते करते हमारा बचपन हमसे दूर जाता रहता है। ठीक है, सो पीपल विल फोर्स अस टू ग्रो, फोर्स अस टू ग्रो अप, वो ही हमसे कहेंगे कि आप बड़े हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन बॉल जो है, यहाँ पे बॉल जो है हमारे चाइल्डहुड को बता रहा है, ये वाला बॉल जो है चाइल्डहुड को बता रहा है। नाउ बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, पर यहाँ पे बॉल का मतलब है बिलोंगिंग से, यहाँ पे बॉल का मतलब किससे है? बिलोंगिंग से। ठीक है, तो वो कहता है कि बिलोंगिंग्स जो है हमारी, जो है आज हमारे पास है, शायद कल या परसों या किसी एक दिन ऐसा होगा जो हमारी से वो चीजें दूर हो जाएंगी। लिटिल बॉय वो उसको ये बात समझा रहे हैं। क्या चीज समझाई पहले? कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, जो चीज हमारे पास है उसका ध्यान रखना सीखो। दूसरी चीज, लोग हमसे कहेंगे कि बड़े हो जाओ और हमारी बॉल्स ले ली जाएंगी, हमारी यादें हमसे ले ली जाएंगी समय के साथ, हो सकता है टाइम भी हमारी मेमोरीज को ले ले हमसे, मेमोरीज को तो नहीं ले सकता, चीजों को हमसे ले सकता है। ठीक है, तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज, ये जो चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, बिलोंगिंग्स जो हैं, ये कभी ना कभी चली जाएंगी। एंड नो वन बाइज बैक और बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी वो पर्सन, कोई भी ऐसा नहीं है जो वो लॉस जो हो गया है उसको रिकवर कर सके, ऐसा नहीं होता है। द लॉस कैन नॉट ऑलवेज बी रिकवर्ड, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो चीज हमारे से दूर चली गई वो हमेशा हमें दोबारा मिल जाए। The unfulfilled responsibility can not compensate the loss later. अगर हमने अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करी, लापरवाही दिखाई किसी चीज को लेकर, तो जो चीज आज हमारे पास है वो जल्दी हमसे दूर चली जाएगी और उस लॉस का कोई भरपाई नहीं कर पाएगा, ना बाद में हम खुद कर पाएंगे। मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ पे पोएट बहुत अच्छी बात समझाता है हमें भी और उस बॉय को भी, कि मनी क्या है, सिर्फ एक मटीरियल थिंग है। ठीक है, शो ऑफ की थिंग है जो आज है पर शायद कल ना हो। ठीक है, तो वो क्या समझाते हैं कि ये जो मनी चीज है, ये जो पोजेशन की चीजें हैं, ये जितनी भी हम पोजेशंस के पीछे भागते रहते हैं, ये सब क्या है, एक्सटर्नल है, मतलब ये परमानेंट नहीं है हमारी लाइफ में। दीज थिंग्स आर नॉट परमानेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, ये सब चीजें परमानेंट नहीं है, सिर्फ हमारे साथ ये क्या अटैच, सिर्फ जो चीजें हमसे अटैच हैं वो हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकती, पर हमारे साथ हमेशा क्या रह सकता है, फीलिंग्स। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमारा जो लव है उस चीज के साथ वो हमें इंटैक्ट रखना है। ठीक है, पोजेशंस हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकते। हम पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन हमारे पास बी, बॉल बी,
बॉय, और यहाँ पे बाइज बॉल बैट। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास बी और ये बी इलेक्ट्रेशन है, रिपीटेशन भी है यहाँ पे हमारे पास थर्ड वाला, ठीक है, रिपीटेशन भी है। और उसके बाद आता है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे हमने बॉल्स विल ऑलवेज बी लॉस्ट, यहाँ पे एक उसे मतलब एक पर्सन की तरह एक डिनोट कर रहे हैं हम, यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है बॉल को बिलोंगिंग्स के साथ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैं फिर से साइड हो जाती हूँ हमेशा की तरह, ठीक है, और आप ये सब चीजें नोट डाउन कीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू आवर लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। So in stanza 4 the poet comes up towards a conclusion that boy, he further explains the feeling of the boy and also tells him and also tells us what we have learned and the boy has learned with this experience of losing the ball in his life. So in stanza 4 he says he is learning well behind his desperate eyes his this epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must know one day know, and most know many days how to stand up. So here सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कुछ। डेस्परेट का मतलब होपलेस है, हाउ टू स्टैंड अप अभी आते हैं इस चीज पे, और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है नेचर या नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज और नेचर ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज का नेचर या नेचर के बारे में जानना या नॉलेज उस चीज की होना इज एपिस्टेमोलॉजी। पर यहाँ पे हमें एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस दिया गया है किसका, बॉल का, ठीक है, हमें एपिस्टेमोलॉजी दिया गया है लॉस का। तो ही इज लर्निंग, अब वो फाइनली सीखता है वहां खड़ा रहकर, जब वो देखता है पोएम को, बॉल को, गई हुई बॉल को इतना ज्यादा कि वो समझ नहीं पाता है कि क्या हुआ उसके साथ, पर उसी की आंखों के सामने उसकी बॉल उसके हाथ से चली गई। He is learning well behind his desperate eyes। यहाँ पे desperate eyes बोला गया है hopeless eyes को। Eyes hopeless क्यों है? Because he cannot get his ball back, he cannot get what he has lost, ठीक है। यहाँ पे this epistemology of loss, how to stand up, how to stand up का मतलब क्या है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। How to accept the loss, कि लॉस को कैसे एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज है हाउ टू मूव ऑन, कि आगे कैसे बढ़ना है। लॉस तो हो गया, वहीं पे तो रह नहीं सकते और हमेशा दुख नहीं बना सकते उस चीज का, तो आगे जिंदगी में कैसे बढ़ना है वो चीज हमें सिखाते हैं। वो कहता है कि आज उसे पता चल गया कि लॉस क्या होता है, कैसा फील होता है लॉस के बारे में, जब हो जाता है तो उसका क्या नेचर है, लॉस है क्या। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट नो वन डे, क्योंकि ये ऐसी चीज है दैट एवरी पर्सन कम्स टू लर्न दिस, एवरी पर्सन लर्न्स अबाउट इट वन और द अदर डे। सब हर किसी को इस चीज के बारे में सीखना पड़ता है, कि चाहे बड़े होके सीखे, छोटे में ही सीख जाए, या एक्सपीरियंस के साथ सीखे, कि जो चीज आज है वो कभी ना कभी तो जाएगी। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमें अक्सर एक्सपीरियंस करती रहती है, वो है हम धीरे धीरे सीख जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब दिन बीतते हैं, समय के साथ साथ हम एक चीज सीख जाते हैं, और वो है हाउ टू स्टैंड अप। हाउ टू स्टैंड अप का मतलब क्या है, कि लॉस को कैसे एक्सेप्ट करना है, और लॉस जो हो गया है उससे मूव ऑन कैसे करना है। अब यहाँ पे हमें एक चीज बताई गई है, हिज डेस्परेट आइज, ठीक है। डेस्परेट कौन है, अभी होपलेस कौन है, आंखें या बॉय, बॉय है, पर हमने बॉय की एडजेक्टिव, बॉय की क्वालिटी हमने आइज को दे दी। और जब हम ऐसा करते हैं कि एक चीज की क्वालिटी, ऑब्जेक्ट वन की क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन हम सेकेंड ऑब्जेक्ट को दे देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये आपने अपनी क्लास 9 के पोएम स्नेक में भी पढ़ा होगा, द परस्यूइंग स्टिक में, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज मैंने आपको एक नई चीज सिखा दी, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो होपलेस डेस्परेट आइज है, इसमें हमारे पास आया ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि यहाँ पे आइज आर नॉट डेस्परेट, डेस्परेट इज द बॉय, होपलेस इज द बॉय, बट उसकी एडजेक्टिव उसकी आंखों के थ्रू बताया गया है कि उसकी आईज से उसकी होपलेसनेस रिफ्लेक्ट हो रही है। द आईज आर रिफ्लेक्टिंग द होपलेसनेस ऑफ द बॉय, दैट इज व्हाई इट इज
ट्रांसफर लेते थे। सो एलिट्रेशन देख लेते हैं। एलिट्रेशन कहाँ है? मोस्ट मेनी एलिट्रेशन हो गया, 1 स्टार कर दिया मैंने, 1 स्टार इसका सिंबल है, ठीक है। और जहां आपको लगता है तो आप ढूंढना सीख गए होंगे, जैसे मैन और मस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब एक कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार रिपीट होना, वर्ड्स में ऐसे वर्ड्स आना जो उस साउंड को रिपीट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे है मोस्ट, नो, हाउ, टू, तो ये क्या है? सारे वर्ड्स क्या हुए? 2 स्टार। यहाँ पे लिख देते हैं 2 स्टार, सॉरी 3 स्टार, क्योंकि ये हमें मिला मोस्ट में, नो में, सब ओ वाले वर्ड्स हैं, हाउ में और टू में, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। अब एक चीज देख लेते हैं, वो है हमारे पास द टोन ऑफ द पोयम। अब इस टोन में हमें क्या बताया है कि जो हमारी पोयम जिस वे में लिखी गई है वो बहुत सिंपल और सैड है। बहुत सिंपल तरीके से हमें पोयम समझाई गई है, और जो टोन है पोएट की, और इसमें जो हमें बताया गया है थोड़ा सा ग्लूमी, एक सैड एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब जिस तरीके से पोएट ने बॉय की फीलिंग एक्सप्रेस की है, हमें भी दिल में आ रही होगी, दया आ गई कि शायद हम बॉय को वो चीज समझा पाते। पोएट दूर से रह के ये चीज उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, बट काश हम ही उसको समझा पाते। तो अब इस पोयम में आई होप ये पोयम आपको समझ में आई है। समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट योर फीडबैक, योर सजेशंस एंड योर लव एंड सपोर्ट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों के साथ भी कीजिए। साथ में हम जो इतना सब समझा रहे हैं, we want that we keep you teaching every time something new, right? So आज इस पोयम को यहीं खत्म करते हैं। We'll meet you in the next class, in the next lecture, in the next video. Till then, stay tuned. But bye bye.